इस वीडियो के अंदर मैं आरोह का काव्य खंड जो है उसे कंप्लीट रिवाइज करने वाले हैं, पूरा वन शॉट रिवाइज करने वाले जितने भी चैप्टर है सभी के सभी एक वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। एंड यहाँ बस मैं कविता वगैरह नहीं बताऊंगा, उसके अर्थ वगैरह नहीं बताऊंगा, मैं ये चीजें बताऊंगा इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। एंड मैंने उसमें बोला था कि मैं उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो लाऊंगा जिसमें हम वन शॉट एकदम रिवाइज करेंगे। अब रिवाइज ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके साथ साथ जो चैप्टर है उसकी समरी में बताऊंगा ताकि आपका रिकॉल हो सके एंड जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें स्टोरी जो है समझ आए। और जैसे हमें समरी पता चल जाती है ना, तो होता है कि हमारा 80% जो ऐसा क्वेश्चन है ना वो समरी के रिलेटेड ही होता है। अगर आप समरी लिखते हो तो आपका जो ऐसा क्वेश्चन है वो बन जाता है, अगर आपको पता ना हो फिर भी। ठीक है, तो वही चीजें हम यहाँ पास करने वाले। एंड यहाँ पास जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूँ एकदम अच्छे से। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू कर देते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इससे कितने मार्क्स के आते हैं यहाँ पास आंसर क्वेश्चन। तो काव्य खंड जो है ना उसमें आपको 14 मार्क्स से मिलते हैं, जिससे यहाँ पास 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में। ये जो 4 मार्क्स है ना ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 8वां में मिलेगा, जिसमें यहाँ पास काव्यांश होता है, पठित काव्यांश, जिसमें अपने शब्दों में यहाँ पास आंसर लिखना होता है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, एकदम डिटेल में बात की है, वो आपको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये 4 मार्क्स होता है ना, ये भी क्वेश्चन नंबर 9 होता है। इसके अंदर भी आपको पठित काव्यांश पूछा जाता है, जो कि काव्यांश को पढ़ने के बाद आपको आंसर देना होता है। इसके ऊपर भी वीडियो बन चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। एंड ये जो 6 मार्क्स है ना वो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, जिसमें आपको आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड ये 6 मार्क्स है ना उसे भी डिवाइड किया गया है 2+2+2 इस पैटर्न में डिवाइड किए गए, मतलब कि आपको 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन देखने के मिलने वाले इस काव्य खंड से। एंड वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करने वाले, समरी देखने वाले, एकदम अच्छे से रिवाइज करने वाले। चलो वीडियो को शुरू कर देते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके। एंड पहले आपको बता देता हूँ मैं जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ ना उसके आने के कितने चांस है, तो उसके आने के 90 से 95% चांस है। 5% मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं फाइंड करता हूँ ना वो सभी पीवाईक्यू को देख के फाइंड करता हूँ। और जितने भी बोर्ड है सारे के सारे बोर्ड जो है पीवाईक्यू के यहाँ पास वापस रिपीट करते हैं एंड वहीं से मैं एनालाइज करता हूँ और हर बार आता है। अभी बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें भी काफी सारे क्वेश्चन आए हुए थे जो मैंने बोला था कि मैंने बहुत ज्यादा एनालिस किया था। एंड बट फिर भी जो बोर्ड वाले होते हैं ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि न्यू डाल देते हैं, ठीक है, नए क्वेश्चन डालते हैं, इसलिए मैं 5% यहाँ पास रिस्क नहीं लेना चाहता। बट यहाँ पास अगर हमारे री एग्जाम की बात की जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि नए क्वेश्चन आएंगे, जो है वही आने वाले हैं। तो आई थिंक यहाँ पास 90 से 95% तो हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब इनफ है, आप इतना कर लेते हो तो एकदम इनफ है, आराम से इसे पढ़ लेना। एंड समरी अगर आपको पता है तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो 100% पूरा बन जाएगा समरी के साथ साथ। ऐसे 500 क्वेश्चन करोगे तो 90 से 95% एक दो क्वेश्चन छूट सकता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पास मैं 90-95% एक सेट के लिए बात नहीं कर रहा हूँ भाई, तीनों सेट के लिए। तीनों सेट में आपको 9 क्वेश्चन मिलेंगे, सॉरी 3-3, हाँ तो 9 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन यहीं से आने वाले एकदम इजिली और बहुत ही कम क्वेश्चन है। तो चलो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। आप सिलेबस में देख सकते हो, हमारे सिलेबस में आपको देखने को मिलेंगे 10 राइटर मिलेंगे। आपको राइटर का नाम एक बार याद कर लेना है, मेरा पूरा याद नहीं हुआ है। ठीक है, प्रश्न बता तो मैंने पूरा याद नहीं किया हुआ है अभी तक। एंड मैं करूंगा 1 घंटे अगर मैं देता हूँ तो हो जाता है, बट मैं टाइम अलग अलग जगह में दे देता हूँ इसलिए नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए अभी तक मैंने नहीं किया है, बाद में मैं कर दूंगा। एंड यहाँ पास आपको चैप्टर की बात करूँ तो 12 से 13 चैप्टर मिलते हैं। एंड चलो यहाँ पास एक एक करके सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन कर देते हैं एंड समरी स्टार्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पास मैं एक एक लाइन पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा, वैसे भी 3 मिनट हो चुके हैं इंट्रोडक्शन में ही। एंड मैं ज़्यादा टाइम नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वन शॉट होने वाली है और मेरे सारे वीडियो लॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, और ये वन शॉट है तो पता नहीं कितना जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, समरी है इससे थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो चैप्टर है हमारा वो है हरिवंश राय बच्चन जी का, जिन्होंने 2 कविताएं लिखी है। सबसे पहला जो कविता है वो है आत्म परिचय और दूसरा है एक गीत। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आत्म परिचय में क्या है, हरिवंश राय जो बच्चन है उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, अपने प्रेमिका जो है, प्रियतम जो है, उनके ऊपर यहाँ पास ये जो स्टोरी है, मतलब एक कविता है वो लिखी है। और एक गीत जो होता है ना, ये क्या है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, एक गीत का नाम है। और इसमें इन्होंने बताया था कि कैसे दिन जो है ढल जाता है, कैसे उनकी लाइफ जो है बहुत ही कम होती है, मतलब उनकी नहीं सभी की लाइफ जो है बहुत ही कम होती है, सीमित होती है, उसमें हमें सही काम करना चाहिए, वो चीज़ें बताती है। एंड यहाँ पास अगर आप समरी पढ़ोगे, समरी मैंने लिख रखा है बहुत ही एकदम सिंपल सा, और अगर आप समरी याद कर लेते हो ना सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं 100% ये वादा करता हूँ, अगर आपने समरी याद कर लिया जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आने वाले वो सभी बन जाएंगे। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा भाई। ठीक है, देखो यह कविता समय की तेजी की जो तेज गति है जीवन की सत्ता को दर्शाती है। दिन जल्दी ढलता है के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि जीवन बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाता है, इसलिए मनुष्य को हर क्षण का क्या सदुपयोग करते रहना चाहिए, कर्मनिष्ठ रहना चाहिए। कविता जीवन की मूल और जागरूकता को संदेश देती है। तो यहाँ पर यही बताया है कि हमारा जो लाइफ है बहुत ही छोटा होता है, सीमित होता है। एंड इतना छोटा होता है कि कब यार दिन निकल जाता है, कब दिन सालों में बच जाते हैं, साल जो है पूरे लाइफ खत्म हो जाती है, ये चीज़ें पता नहीं चलती है। तो इन्होंने बोला है कि अपने जो जीवन है उसमें कुछ ना कुछ करते रहो और हमेशा कुछ नया सीखते रहो और एकदम आनंद से अपना जीवन है वो जीना चाहिए, उन्होंने ये बताया। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते आगे। अब जैसे बोला समरी याद है तो क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ पास देखो, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से
कवि किस विशेषता पर बात कर रहे हैं, जो कविता है उसकी विशेषता पर यहाँ पर क्या बताया हुआ है, दिन जल्दी ढलता है। तो मैंने जैसे बताया कि दिन जल्दी ढलता है, उसमें क्या है, सिंपल सा ये है कि उसमें आपको बताना है कि जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, दिन कब निकल जाता है, दिन महीनों में बदल जाता है, महीने सालों में, और साल कब ज़िंदगी पूरा समाप्त कर देता है पता नहीं चलता। और हमारा जो जीवन होता है ना, इतनी छोटी होती है कि कब निकलता है पता नहीं चलता है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे से आनंद हो कि यहाँ पास काम करना चाहिए एकदम उत्साहित से। वही चीज़ यहाँ पास लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हो। हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उन्होंने यहाँ पास बताया हुआ है कि दिन जो है कैसे यहाँ पास बीत जाता है, वही चीज़ें भाव, गंभीरता और प्रभावशाली होता है, जो है वो बढ़ जाती है। तो जीवन में हमेशा कोई बोझ वगैरह नहीं लेना चाहिए, एकदम नॉर्मली जो ये लाइफ है वो जीना चाहिए, उन्होंने ये बोला है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा, मैं एकदम एक-एक लाइन नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैंने पहले बताया था। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, दिन जल्दी-जल्दी ढलता है कविता का पाद स्पष्ट कीजिए। उसमें भी वही क्वेश्चन पूछा है, इसमें भी आपको बताना है कैसे दिन जो है निकल जाता है, दिन वगैरह वही चीज़ें है, ठीक है, सिंपल सा है। इस कविता में कवि जो है हरिवंश राय बच्चन जी ने जीवन की अस्थिरता और समय के महत्व को बताया है। कवि कहना चाहता है कि जीवन बहुत ही क्या है, जल्दी-जल्दी बीत जाता है, इसलिए हमें हर क्षण का सही उपयोग करना चाहिए। यह कविता हमें जागरूकता और कर्मशील बनाने का प्रेरणा देती है। एकदम सिंपल कहा था, आपने समझ लिया होगा। आप पढ़ोगे ना तो और भी अच्छा हो जाएगा। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप जाके डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगला यहाँ पास बढ़ते हैं, अगला चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। अगला चैप्टर जिसे लिखा है आलोक धनवा जी ने, पतंग चैप्टर। और ये जो चैप्टर है ना, वो बच्चों की लाइफ को बताता है, पतंग के माध्यम से कैसे बच्चों को कनेक्ट किया जाता है, वो इन्होंने बताया। बहुत ही सुंदर कविता है। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि कैसे जो बच्चे होते हैं ना, पतंग से जुड़ जाते हैं, पतंग के माध्यम से अपने विचारों को, अपने सपनों को देखते हैं, एक उड़ान देखते हैं अपने सपनों की तरह। वो चीज़ें बताई हुई है इस कविता के अंदर में, एंड वही चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। समरी एक बार देख लो, समरी के बाद सारे क्वेश्चन बन जाएँगे। सबसे पहले यहाँ पर समरी लिखते हैं। इस कविता में बच्चों की स्वतंत्रता, सपने और कल्पनाओं का चित्रण हुआ है, ठीक है। बच्चे क्या है, पतंग उड़ाते समय स्वयं के भी उड़ता हुआ अनुभव करते हैं। यह उनकी आज़ादी, ऊँचाई को छूने की इच्छा को प्रतीक करता है। कविता बच्चों की मासूमियत, उत्साह, उनके मनोविज्ञान को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। ये आपने पढ़ा, ये आपने समझ लिया होगा क्या-क्या चीज़ें बच्चे जो है इस पतंग के माध्यम से खुद को स्वतंत्र फ़ील करते हैं। वो क्या है, खुद ही क्या है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो मासूम है, बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, मनोवैज्ञानिक होती है, एक तरह से सुंदर ढंग से यहाँ पास प्रस्तुत करता है सारी चीज़ें। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पास है, पतंग के साथ वे भी उड़ रहे थे, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है, ये बताएँ। तो जैसे आप लोग बताएँगे, इसके अंदर समरी जैसा था वैसे ही आपको यहाँ पास आंसर लिखना है। इसमें बोले जो बच्चे होते हैं जब पतंग उड़ाते हैं तो उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। वो जो है पतंग के माध्यम से अपने सपनों को देखते हैं, वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं, और जो है उत्साहित होके यहाँ पास अपना जो पतंग है वो उड़ाते हैं और अपना खेल जो है एन्जॉय करते हैं। वही चीज़ आपको लिखनी है। कवि जो है यहाँ पास एक सेकंड, यहाँ पास एक चीज़ें मिस्टेक है। यहाँ पास रघुवीर सहाय जी नहीं होने वाला है। रघुवीर सहाय जो है ना, वो आई थिंक मेरा जो क्या था यार, कैमरे में बंद अपाहिज, ठीक है, वो चैप्टर के लेखक है ना, यहाँ पास थोड़ी-सी मिस्टेक हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी आंसर क्वेश्चन वगैरह होते हैं ना, सभी मैं गाइड वगैरह से ढूँढता हूँ, उसके बाद मैं एआई को देता हूँ ताकि वो सिस्टमैटिक जमा सके। एंड यहाँ पास कुछ चीज़ें वो ऐड कर लेती है। प्रीमियम वाला एआई है, बट फिर भी यहाँ पास ठीक है, मतलब पता नहीं क्यों गलती हो जाती है उससे। एंड यहाँ पास कुछ चीज़ें तो एक्स्ट्रा भी जोड़ देती थी, मैं पढ़ता हूँ तो मुझे भी समझ नहीं आता मैंने ये कब बोला था चेक करने को, ऐड करने को, वो कर देता है कभी-कभी, तो मुझे चेक करना पड़ता है। एंड टाइम कम है, इसलिए मैं ज़्यादा चेक नहीं कर पा रहा हूँ, और खुद का एकदम अच्छे से पीपीटी भी नहीं बना पा रहा हूँ, इसी कारण टाइम बहुत ही कम है। मतलब कि टाइम तो है 8-9 दिन है, बट मेरी वीडियो बनाने के लिए टाइम कम है, ठीक है? मुझे भी पढ़ना होता है। तो यहाँ पर चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कभी यहाँ पास क्या लिखना है, आलोक धनवा जी के अनुसार आपको बताना है। जो बच्चे होते हैं ना, पतंग उड़ाते समय अपनी कल्पनाओं के स्वयं भी उड़ जाते हैं, अपनी कल्पना के साथ वो स्वयं भी उड़ना महसूस करते हैं। उन्हें उनका जो है स्वतंत्र महसूस होता है, आनंदित और उत्साहित मन को जो है क्या है, आदर्श यहाँ पर दर्शन दिखा देता है। बच्चों के लिए क्या है, पतंग जो है उड़ाना केवल खेल नहीं है, बल्कि उनकी इच्छाओं और सपनाओं का उड़ान का प्रतीक होता है। वो हमेशा जो बच्चे होते हैं एकदम जो उत्साहित होते हैं अपने सपनों को लेके, पतंग को देख के, ठीक है? वही चीज़ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन है, बच्चों को कपास की तरह कोमल और बेचैन पैरों वाला क्यों कहा गया है? कपास की तरह कोमल, आपको पता होगा जो कपास होता है वो बहुत ज़्यादा कोमल होता है। अब ऐसा इसलिए क्यों कहा गया है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं जब पतंग उड़ाते हैं, आपने भी पतंग उड़ाया होगा, मैंने भी पतंग उड़ाया है काफ़ी बार। तो हम देखते हैं कि जब हम पतंग उड़ाते हैं ना, तो छतों में हम दौड़ते हैं, तेज़ी से दौड़ते हैं पतंग उड़ाते समय, और हम ये भूल जाते हैं कि जो ज़मीन होता है, मतलब कि जो छत का ज़मीन होता है, वो एक कठोर चीज़ होता है, वो हम भूल जाते हैं। बट हम ऐसे दौड़ते हैं, इतना मग्न होके दौड़ते हैं कि वो भी हमारा जो पैर है एकदम कोमल लगता है, और जो छत है वो भी कोमल लगने लगता है, और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पास बेचैन पैरों का इसलिए बोला है क्योंकि जब पतंग उड़ाते हैं ना, तो देखे होंगे आपने काफ़ी, मैंने तो नहीं किया वो चीज़ें फ़ील, ठीक है। मतलब 1-2 बार मैंने किया था कि जो छत होता है ना, उसके किनारे में खड़े हो जाते थे, जो बाउंड्री होता है उसमें, और वहाँ से उड़ा रहा है, बच्चों को डर भी नहीं लगता था। मैंने एक बार किया था, मुझे डर लगा था, मैं उतर गया था वहाँ से। बाकी चीज़ें यहाँ पर बताइए, बेचैन पैर वही चीज़ें, मतलब डर नहीं लगता है, तो वो अपने सपनों की उड़ान को देखते रहते हैं, वही चीज़ें है, ठीक है। आई थिंक आप लोग सभी लोगों ने पतंग उड़ाया होगा, एंड बहुत ही अच्छा फ़ील होता है वो चीज़ें, ठीक है, बचपन की यादें होती है वही सब चीज़ें।
बच्चों को कपास की तरह कोमल इसलिए कहा गया है क्योंकि उनका जो स्वभाव है बहुत ही नर्म और भावुक होता है, वह बेचैन पैरों को इसलिए कहा गया है क्योंकि चंचल होते हैं, खेल कूद चाहे उत्साहित होते हैं, व्यक्त करते हैं, वही चीज़ आपको यहाँ पास लिखनी है। ठीक है, समरी आपको पता है तो सारी चीज़ें लिख सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पास क्वेश्चन है वो है उड़ने और खेलने का संबंध क्या यहाँ पास स्पष्ट करना है। उड़ने और खेलने का संबंध सिंपल सा है। यहाँ पास आपको बताना है जो बच्चे होते हैं ना, उड़ना और खेलना ये दोनों ही चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा योगदान साबित होते हैं। उन्हें शारीरिक रूप से यहाँ पास क्या है एक तरह से स्ट्रॉन्ग बना देता है, साथ ही इन लोग का जो मेंटल एबिलिटी है वो भी बढ़ा देता है। साथ ही क्या होता है, वो जो है ना उत्साहित होते हैं, आनंदित होते हैं, उनका जो लाइफ होता है बहुत ही कम होता है। स्ट्रेस जो होता है ना वो कम हो जाता है, जिससे लाइफ जो है ना वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है, लाइफ कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है, समझो। ठीक है, तो वही चीज़ें आपको लिखनी है, इसलिए जो बच्चे होते हैं ना बिंदास होते हैं। ठीक है, बड़े होते जाओगे तो काफ़ी सारा बोझ आते जाता है और उस चीज़ से खेल, उड़ान जो है यही सारी चीज़ें मतलब बचाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे उड़ान और खेल जो है दोनों ही बच्चों की क्या स्वतंत्रता, आनंद के प्रतीक होते हैं। खेलते समय बच्चे जो है अपनी कल्पनाओं को कल्पना से उड़ते हैं। ठीक है, हर बंधन से वो मुक्त महसूस करते हैं। इस प्रकार उड़ने से सपनों और खेलों में उनका जो वास्तविक जीवन है वो आनंद प्रतीत हो जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो यहाँ पास है कविता के बहाने। इसे लिखा है किसने, यहाँ पास कुंवर नारायण जी ने, और इन्होंने एक और कविता लिखी है जिनका नाम है बात सीधी थी पर। ठीक है, उन्होंने एक और लिखी है। यहाँ पास हम कविता के बहाने देखते हैं। कविता के बहाने में इसमें क्या बताया गया, कविता और यहाँ पास एक तरह से देखा जाए चिड़िया है, उनमें समानता यहाँ पास बताई गई है, उनमें अंतर बताई गई है, समानता अंतर दोनों ही बताई गई है। कैसे यहाँ पास मैच करता है, कैसे दोनों ही में अंतर और समानता है वो चीज़ बताई गई है। इस कविता के माध्यम से कविता की असीम शक्ति और उसकी कल्पनाशीलता को बताया गया है। कविता की उड़ान चिड़ियों से भी अधिक व्यापक होती है क्योंकि यह क्या है, भावनाओं और विचारों की दुनिया में अनंत तक होती है। इसे रस का अक्षय पात्र भी कहा जाता है जो कि कभी समाप्त नहीं होता है। रस का अक्षय पात्र का मतलब होता है कभी समाप्त ना होना, और ये हमेशा चलता रहता है। आपको यहाँ पर जो बताया गया ना समरी में आपको बताओ तो सिंपल से ये देखो, चिड़िया जो होता है ना वो एक सीमित जगह में उड़ के जा सकता है। मान लो एक चिड़िया है, एक छोटा सा चिड़िया, कोई सी भी चिड़िया ले लो, और वो मान लो 1 किलोमीटर ही जा सकता है, उससे ज़्यादा ऊपर की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे लंबाई की नहीं, ऊपर की 1 किलोमीटर ऊपर ही जा सकता है। बट जो कविता है वो पूरे जगह में फैल सकता है, बहुत दूर तक जा सकता है, बहुत ऊपर तक जा सकता है। क्यों, इंटरनेट का माध्यम है भाई, समाचार वगैरह, तो वो कभी भी समाप्त नहीं होती, और वो हमेशा क्या है मतलब बहुत उड़ान करती है। ठीक है, विशाल उड़ान रहती है उसकी, पक्षियों से भी ज़्यादा यहाँ पास उन्हें बेहतर माना गया है कविता को, क्योंकि कविता में ऐसी जान होती है कि भाई वो हर चीज़ को फ़ैल कर देती है, और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कविता वगैरह। ठीक है, मुझे भी थोड़ी अच्छी लगती है ये सारी चीज़ें। एंड यहाँ पास आगे बढ़ते हैं, आपने समरी तो पढ़ लिया, आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पास है कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर यहाँ पास बताए हुए हैं। अंतर सिंपल से ये है कि जो चिड़िया है ना, ठीक है, वो सीमित जगह तक ही हो पाता है, सीमित जगह पर ही जा पाता है, और यहाँ पर जो कविता है ना वो बहुत जगह तक जा सकता है भाई, मतलब जहाँ तक आप सोच सकते हैं ना वहीं तक जा सकता है, हर एक चीज़ें तक। और ये जो होता है कहीं भी पहुँच जाता है, कैसे भी पहुँच जाता है, वही चीज़ आपको लिखनी है। तो यहाँ पास आपको लिखना है कुंवर जो नारायण जी है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पास बताया है कि चिड़िया की उड़ान जो है सीमित और भौतिक होती है, जबकि कविता की उड़ान असीमित और कल्पनाशील होती है। कविता भावनाओं और विचारों और अनुभव के माध्यम से हर सीमा पर पार कर जाते हैं, इसलिए इस जो कविता है उसकी उड़ान को अधिक व्यापक और प्रभावशाली बताया गया है किससे, चिड़ियों की उड़ान से। एंड आप लोग बोलेंगे क्या इतना लिखने से हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे, तो हाँ जी मिल जाएंगे, बट आपको थोड़ी सी चेंजेस करनी है, आपको ये पॉइंट में बनानी है। अगर आप लिखो क्या लिखना, आप सबसे पहले कविता की उड़ान लिख दो और फिर चिड़ियों की उड़ान लिख दो, फिर नीचे में एक और अंतर बनाओ, 3 पॉइंट आप लिख देना, ऐसे में आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। इतना ही लिखना है, बस वो पॉइंट में बना के लिखना है, और वहाँ पास लेखक का नाम जैसे लिखोगे ना तो समझो 1 मार्क्स तो ऐसे बोनस में मिल जाता है। ठीक है, चेकर इंप्रेस हो जाता है, जैसे आप भाई लेखक का नाम लिखते हो तो उन्हें लगता है भाई ये तो बंदा है कि भाई पढ़ा लिखा है, अच्छे से मैंने पढ़ा है, बहुत ही फील करके पढ़ा है। उसके बाद यहाँ पास मार्क्स मिल जाते हैं, तो हमें टिप्स एंड ट्रिक लगाना है, स्मार्ट वर्क लगाना है, ताकि मार्क्स हमें मिले, हमें मार्क्स चाहिए अच्छे से। तो ये चीज़ें आपको यूज़ करनी है। ठीक है, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रस का अच्छा पात्र क्या होता है, जैसे हमने बताया था कभी समाप्त नहीं होने वाला रस का अच्छा पात्र होता है यहाँ पास, और इसका आंसर आप दे सकते हो। रस का अच्छा पात्र जो कविता के आशय है उसमें भावनाओं और रस का जो अनंत भंडार है जो कि कभी समाप्त नहीं होता, अनंत मतलब कि इन्फिनिटी, ठीक है, वो भंडार के बारे में बताया गया है। ये कभी समाप्त नहीं होता है और हर बार पढ़ने या नए आनंद देते रहता है। इससे कविता की अमरता और उसकी गहराई का पता चलता है। वही चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। कविता जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसा होता है जो कि कभी समाप्त नहीं होता, वो फील देते रहता है। वही चीज़ यहाँ पर सीखनी है। ठीक है, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अगला यहाँ पास क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, नेक्स्ट जैसे मैं बताया था कुंवर नारायण का ही बात सीधी थी पर, इसमें देखो इसमें होता है ये जो लेखक है ना वो सीधी बात को भी थोड़े अलग तरीके से बोलने के कारण वो घुमा फिरा के वो अटक जाते हैं अपने बातों में। कभी कभी हमारे साथ भी होता है,
हम बोलना तो नॉर्मल चीज़ चाहते हैं, बट अपने आप को थोड़ा-सा प्रोफेशनल दिखाने के कारण हम ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं जिससे हम फँस जाते हैं और हम उस चीज़ में रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। वही चीज़ें इनके साथ हुई थी और एग्ज़ाम में भी यही होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ अपना जो आंसर है बहुत ही सिंपल, एकदम साफ, एकदम जितना हो सके ना उतना ईज़ी वर्ड यूज़ करने की कोशिश करो। हम ना अपने आप को प्रोफेशनल दिखाने के चक्कर में ऐसे-ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं हिंदी के, भाई उत्तम, प्रत्युत्तम, ऐसा-वैसा, ठीक है? तो वो करने से होता ये है कि मात्रा में मिस्टेक हो जाती है और कई बार तो शब्द जमते नहीं, वाक्य नहीं जमते, इसके कारण नंबर कट जाते हैं। तो आपको सरल वर्ड यूज़ करना है, मार्क्स मिलेंगे और ये चीज़ें लाइफ़ में फॉलो करनी चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है इससे। तो आप यहाँ पर समरी देख लेते हैं, फिर उसका आंसर क्वेश्चन देखते हैं। यह कविता भाषा की जटिलता और व्यंग को बताया हुआ है। कविता बताते कि है कि जब भाषा कठिन और उलझी हुई होती है तो सीधी बात भी समझने में आती होती है, ठीक है? इसलिए भाषा का प्रयोग सरल, स्पष्ट और सहज होना चाहिए ताकि विचारों की सही ढंग से आप व्यक्त किया जा सकते हैं। कोई कठिन वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना छूट रहा है मेरा। अगला यहाँ पास देखते हैं, अगला यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधा बात टेढ़ी कैसे हो जाती है? तो जब हम प्रभावी बनाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को प्रोफेशनल दिखाने, जब अपने आप को एक तरह से कुछ अच्छा सिद्ध करना चाहते हैं, ठीक है? तब यहाँ पास हम वो चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि दूसरों को अच्छा लगे। बट उन चीज़ों में हम फँस जाते हैं और सीधी बात भी हमारी जो है उल्टी-पुल्टी करके टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती है और हम फँस जाते हैं। ठीक है? यहीं पे लिखेंगे, जब कुमार नायक सिंह बताते हैं कि जब भाषा का प्रयोग जटिल और उलझन हुआ होता है, तो सरल शब्द बात भी क्या समझने में कठिन हो जाता है। शब्दों की अधिक आवश्यक सजावट के कारण अर्थ बिगड़ जाता है और सीधी बात भी टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती है। जैसे मैंने बताया था वही चीज़। ठीक है? आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगला यहाँ पास क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन जो है अभी आया हुआ था बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, बट हम सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि कवर हो सके, अगर रिपीट किया जाता है तो बन जाए, ठीक है? इसलिए मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, जितने भी इम्पोर्टेंट है सभी मैं करा रहा हूँ। तो भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है, इसका अर्थ है ये सिंपल सा ये है कि भाषा जो है सरल, स्पष्ट, सहज और तकनीक से होना चाहिए। जब हम सीधी बात को सही शब्दों में प्रयोग करते हैं तो हमारी बात जो है आसानी से समझ आ जाती है दूसरों को और इससे जो संचार प्रभावी है वो भी क्या होता है, एकदम अच्छे से हो जाता है। मतलब हमारी जो बातचीत है वो भी कंप्लीट हो जाती है सरल शब्दों यूज़ करने से और हम उलझते भी नहीं है और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, ठीक है? पता नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बट अच्छी होती है ये चीज़ें, सरल शब्दों का यूज़ करना चाहिए। इसका अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, आई थिंक ये भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पास चैप्टर ही आ जाता है, ठीक है? अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो यहाँ पास है, कैमरे में बंद अपाहिज, ठीक है? इसके जो राइटर है वो कौन है? रघुवीर सहाय जी, ठीक है? रघुवीर सहाय जी कौन है? कैमरे में बंद अपाहिज के। इसमें होता ये मीडिया के बारे में यहाँ ना एक तरह से व्यंग्य कसा है, व्यंग्य नहीं बोल सकते, उनकी क्रूरता जो है ना उनके बारे में बताएँ। उनका जो मानसिक वो है ना सोच, ठीक है? जिसे बोल सकते हैं संवेदनहीनता, ठीक है? उनके बारे में बताया कि कैसे एक अपाहिज व्यक्ति को वो कैमरे के साथ लाते हैं, कैमरे के सामने लाते हैं और उनसे दुःख दर्द शेयर करने को बोलते हैं और इतना उन्हें फ़ोर्स किया जाता है ताकि वो अपने दुःख को बोले और रो पड़े और जैसे ही वो रोते हैं ना, उनकी जो टीआरपी होती है ना, वो बढ़ जाती है, व्यूज़ बढ़ जाते हैं, उन्हें पैसे मिलने लगते हैं, इनकम मिलने लगते हैं और वो अपने शो को चलाने के लिए ना, वो जो दुःख दर्द है वो उसे भूल जाते हैं, पीड़ित का जो दर्द है वो भूल जाते हैं। वही चीज़ें इसमें बताई हुई है और ये मेरा पर्सनली बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट चैप्टर इसमें से बताऊँ तो, ठीक है? तो यहाँ पे चलो इसकी समरी देखते हैं, उसके बाद हम इसकी आंसर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस कविता में मीडिया की संवेदनहीनता को उजागर किया गया है। एक अपाहिज व्यक्ति को पीड़ित कैमरे के दिखाया जाता है। लोग सहानुभूतियाँ दिखावा करते हैं, ठीक है? कि उन्हें मदद कर रहे हैं और उन्हें भी बुरा फ़ील होता है। बट एक तरह से टीआरपी जो होती है उसे बढ़ाने का यहाँ पास तरीका होता है। कवि बताता है कि समाज में सच्ची संवेदना की कमी होती है और कमी है और लोग दूसरों की दुःख का उपयोग करके क्या है, स्वास्थ्य के लिए करते हैं, ठीक है? अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं, सॉरी, ठीक है? अब यहाँ पास क्वेश्चन देख लेते हैं, आपने समझ लिया होगा समरी। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पास है, पर्दे पर वक़्त की कीमत है, कवि का दृष्टिकोण क्या कहना चाहता है? अब पर्दे पर वक़्त की कीमत है ऐसा इसलिए बोला है, जब इस चैप्टर में होता ये कि जो अपाहिज व्यक्ति है ना, उन्हें कैमरे के साथ लाया जाता है, उन्हें बोला जाता है कि तुम अपने बातों को बताओ, अपने एक्सप्रेशन को, मतलब सॉरी, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, मतलब तुम्हें कैसा अनुभव हुआ था जब तुम्हारा पैर टूट गया था, हाथ टूट गया था, तो तुम्हें कैसा लगता था? ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछ के, पेचीदा क्वेश्चन पूछ के उन्हें रुलाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें अच्छा प्रॉफ़िट हो सके, ठीक है? बट जो होता है ना, जो विकलांग होते हैं, वो इन चीज़ों से बताने से डरता है, उन्हें खुद ही एकदम अजीब लगता है, समाज क्या बोलेगा? और भाई मन में आप खुद ही सोचो ना, इतना कष्ट में वो जी रहा है और फिर दबाव डालोगे तो मतलब काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है। तो उस समय टाइम ले लेते हैं वो बहुत ज़्यादा, ठीक है? मतलब वो बोल नहीं पाते। तो ऐसे में मीडिया वाले यहाँ पास बोलते हैं कि जो वक़्त है ना उनकी कीमत होती है, ठीक है? वक़्त की जो मीडिया है पर्दे के पीछे, मतलब जो टीवी है, कैमरा है, उसके पीछे जो वक़्त की कीमत होती है, यहाँ पास टाइम वेस्ट नहीं करना होता है
और यहाँ बस ये जब बोलते हैं ना, तो इससे ये पता चलता है, उनकी मानसिकता पता चलती है मीडिया वाले की, कि ये जो है ना सिर्फ़ शो को चलाने के लिए किया जा रहा है। पीड़ित का जो दर्द है उन्हें कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, वही चीज़ आपको लिखनी है। रघुवीर जो सहाय है, उन्होंने यहाँ पर लिखा है, इस पंक्ति के माध्यम से मीडिया की संवेदनहीनता को बताया, उजागर किया हुआ है। उनके अनुसार क्या है, टीवी और कैमरे के लिए इंसान पीड़ित से अधिक क्या है, सोच वगैरह है, उनकी पैसा-वैसा कमाना है यहाँ पास है। वे दिखाना चाहते हैं कि मीडिया सच्चाई संवेदनशील है, लेकिन यहाँ पास रियलिटी कुछ अलग है। यहाँ पास पैसों के लिए काम किया जा रहा है, हर एक चीज़ें यहाँ पास बस बताई जाती है, हम संवेदनशील हैं, हम आपके दर्द को समझते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो कि हमें बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आजकल तो मतलब फैमिली के नहीं होते हैं, तो इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा होता है यार, पैसों का मामला होता है। ठीक है, आप समझ सकते हो सारी चीज़ें। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं इसके ऊपर। एंड यहाँ पास आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कविता करुणा में छिपी क्रूरता को कैसे प्रकट करती है? तो क्रूरता का मतलब वही है कि एक तरह से बहुत ही बुरा व्यवहार वगैरह, मतलब मानसिकता, बहुत गलत मानसिकता यहाँ पास आ जाता है। तो वही जो है कवि है वो एक तरह से व्यंग्य कसते हैं इसके ऊपर, ताक्षण मारते हैं इसके ऊपर, ठीक है? अपना तीर-बाण चलाते हुए अपने शब्दों से ये बोलते हैं कि इन्हें जो है पीड़ित की दर्द की कोई कीमत नहीं होती है। जो समरी मैंने बताया था ना भाई, समरी के सारे लाइन यहाँ पास कॉपी है। मैंने बोला ना 80% जो है समरी से ही सारी चीज़ें बन जाती है। समरी ने पढ़ रखा है, कैसे भी क्वेश्चन है आप बना सकते हो। वही चीज़ें देखो बार-बार रिपीट की गई है, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। कवि दिखाना चाहते हैं कि अपाहिज व्यक्ति जो है प्रति दिखाई जाने वाली सहानुभूतियाँ भाषा में दिखावटी और क्या होती है, स्वार्थपूर्ण होती हैं। ठीक है? एंड इसके बाद लोग उसकी पीड़ित को समझने के बजाय वो कैमरे में कैद कर अपने लाभ के लिए उपयोग करते हैं। इस प्रकार करुणा के पीछे छिपी क्रूरता का समाज में संवेदनशीलता जागना जो है ज़रूरियात है, ऐसा-ऐसा वो बोलते हैं कवि, ठीक है? तो आई थिंक आपको ये भी समझ में होगा, एकदम सिंपल है। इसके बाद अगला यहाँ पास बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पास चैप्टर आ जाता है संघर्ष स्वीकारा। और इसके अगर लेखक की बात की जाए संघर्ष स्वीकारा की, तो आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक सेकंड यार मुझे सोचने दो, तो संघर्ष स्वीकारा, ठीक है? संघर्ष स्वीकारा कौन-सा है यार? हाँ, सॉरी आ गया। गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है? मैं थोड़ा-सा भूल जाता हूँ। तो गजानन माधव मुक्ति जो बोध थे, उन्होंने यहाँ पर संघर्ष स्वीकारा लिखा है। इसमें उन्होंने ये बताया कि लोगों को संघर्ष जो है करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। उन्हों के बारे में बताया है सभी चीज़ें। इस कविता के माध्यम से जीवन में ए भाई क्या हो रहा है? देखो, इस कविता के माध्यम से हाइलाइटर कहाँ है यार मेरा? इस कविता के माध्यम से जीवन की परिस्थितियों को संघर्ष स्वीकार करने का संवेदन है। कविता बताता है कि सुख दुख जीवन का हिस्सा है और उन्हें हमें समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। इससे मनुष्य में संतुलन, धैर्य और आत्मबल विकसित होता है। तो उन्होंने बताया कि हमें हमेशा जो है मेहनत करते रहना चाहिए, संघर्ष जो है करते रहना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है वो मिलता ही रहेगा, और सुख दुख कैसा भी परिस्थिति है, हमें संघर्ष कभी नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। वो चीज़ यहाँ पर बताई है, ठीक है? क्वेश्चन देखते हैं आप, समरी आपने समझ लिया, क्वेश्चन समरी के ही बनने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन, इस कविता किसे यह कविता किसे और क्यों यहाँ पर स्वीकारने की बात की है, तो किसी भी संघर्ष को स्वीकारने की बात की है। अब किसे की है, तो भाई वही सिंपल से सारे लोगों को बोल रही है कि संघर्ष करना चाहिए, कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए, वही चीज़ आपको लिखना है। तो यहाँ पर कवि अज्ञेय, एक सेकंड यार, पता नहीं क्या-क्या लिखा है एआई ने अपना। ठीक है? यहाँ पास क्या है, अपना चैप्टर जो है वहाँ पास क्या है, अरे यार, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है? गजानन माधव मुक्तिबोध आ जाएगा। कवि जो है गजानन माधव मुक्तिबोध इस कविता में जीवन की कठिनाइयों, सीमाओं और परिस्थितियों की संघर्ष स्वीकारने की प्रेरणा देते हैं। उनका मानना है कि जो व्यक्ति जीवन की जैसे वैसे स्वीकार करता है, वैसे सच्चाई, संतुलन का शांति प्राप्त होता है। इससे आत्मबल बढ़ता है और जीवन सकारात्मक बनता है। तो ये चीज़ें आप लिखेंगे, जिससे कठिनाई वगैरह से हमें हमेशा जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए, वही चीज़ें आपको यहाँ पास लिखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास है, कविता का पाठ जो है वो आपको बताना है। तो वही चीज़ जो समरी में आपने पढ़ा था ना, वही चीज़ आपको यहाँ पास लिख देनी है। यह कविता का मुख्य भाव यह है कि मनुष्य जीवन में हर परिस्थिति क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करता है। कवि बताता है कि दुःख और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा होता है। इन्हें संघर्ष स्वीकार करने से सच्ची संतुष्टि और आत्मिक शांति प्रदान होती है। इनसे शांति जो है उन्हें मिलती है। ये बोलते हैं कि सुख दुख हो या सारी चीज़ें हो, या एक सिक्के की दो पहलू होती हैं और दोनों का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे एक इंसान के अंदर सुख दुख कैसी भी परिस्थिति आए, उन्हें हमेशा जो है संघर्ष करना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। वो चीज़ें यहाँ पास बताई गई है। ठीक है, इसके बाद अगला यहाँ पास बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पास चैप्टर आ जाता है उषा। जैसे यहाँ पास जिन्होंने लिखा हुआ है वो है शमशेर बहादुर शेर जी। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं ये वाला भी। एंड यहाँ पर उषा शमशेर बहादुर सिंह, भाई या लेटर, ठीक है, उषा शमशेर बहादुर सिंह। इन्होंने उषा, उषा का मतलब होता है संध्या, जो सुबह का समय होता है ना, उषा जो सूरज निकलता है बादल से, वो वाला जो उषा समय है वही वाला बताया गया है। इसका होता है, मैं गाँव की सुबह जो अत्यंत सुंदर चित्रण वर्णन किया करता है। भोर के समय में रंग
प्रकाश के वातावरण को सजीव रूप से प्रस्तुत किया गया है। या कविता प्रकृति की कोमलता, प्रवृत्ता और नई शुरुआत की भावना को प्रदर्शित करता है, जो मन में ताजगी और शांति भर देता है। तो वही चीज़ बताइए, सुबह सुबह जो सूर्य है जो बाहर निकलता है, तो सूर्य जब बाहर निकलता है तो आपने देखा होगा केसरी कलर का एकदम नीले आकाश में, काले आकाश में एकदम ही क्या ही तो रंगीन यहाँ पर चित्र दिखाता है, जो कि देखने में क्या है शांतिपूर्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा अति मतलब सुंदर महसूस होता है, ठीक है, मन से। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, आपने समरी पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। उषा को गतिशील शब्द चिंतन क्यों कहा गया है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बात तो एक अलंकार का बिंब का उपयोग किया गया है, दृश्य बिंब का, चित्र बिंब का, यहाँ पर मतलब दृश्य अनुभव बिंब जो है ना, स्पर्श बिंब, ठीक है, उसका यहाँ पर उपयोग किया गया है। वो ये बताते हैं कि बिंब, जैसे हम कविता जब पढ़ते हैं ना, बिंब क्या होता है, कविता पढ़ते हैं तो हमारे मन में चित्र आता है, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इसमें आपने बिंब का उपयोग किया गया है। इसमें आप लिखेंगे कि एक सेकेंड, ठीक है, उषा किसने लिखा है, उषा किसने लिखा है, तो उषा शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। बट हमारे ए भाई साहब ने केदारनाथ अग्रवाल लिखा हुआ है। भाई केदारनाथ अग्रवाल कहाँ से आ गया है यहाँ, लिटरली पता नहीं क्या हो रहा है ये, ठीक है। इस बार मैं खुद ही चेक करूंगा भाई, एआई से ज़्यादा मतलब अपना ही आंसर दे दूंगा मैं, भले थोड़ा टूटा फूटा हो मैं दे दूंगा। बाकी देखते हैं, चलो। उषा जो है सुबह के जो बादल है, दृश्य है, उन्हें बताया सुंदर और सजीव चित्रण किया गया है। इसमें प्रकृति के विभिन्न रूप जैसे कि प्रकाश, रंग और गति से निरंतर बताई गई है, बदलती रहती है। यह कारण है कि यह कविता एक गतिशील शब्द चित्रण बताई गई है, जो गाँव की सुबह जीवन को यहाँ पर जीवंत कर देती है। तो आपको यह बताना है कि सुबह का जो समय है वो कैसा होता है, एकदम सुंदर होता है, प्रतीत होता है, महसूस किया जा सकता है, बहुत ही अच्छा होता है। वही चीज़ आपको यहाँ पर बतानी होती है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पास है, भोर की पवित्रता और उज्ज्वलता कैसे व्यक्त की जाती है? तो वो भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है एंड इम्पॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है। मैं जितना बोलूँ उतना कम है इंपॉर्टेंस के लिए, सारे इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कवि ने भोर के समय प्रकृति का स्वच्छ, शांत और उज्ज्वल रूप को चित्रित किया हुआ है। कोमल प्रकाश, ताजगी और शांति के माध्यम से भोर की पवित्रता दिखाई गई है। यह वातावरण मन को प्रसन्न करता है और एक नई शुरुआत का संदेश देता है। तो सिंपल है, आप पढ़ोगे तो आंसर आपको समझ में आ जाएगा, इसे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एकदम सिंपल है, ठीक है। इसका नेक्स्ट यहाँ पर चैप्टर आता है जो कि छोटा मेरा खेत है। इससे पहले मैं एक पानी पी लेता हूँ। और ये जो है उमा शंकर जोशी जी उन्हें लिखा हुआ है। इनके दो लेखक हैं, एक सबसे पहले छोटा मेरा खेत है और दूसरा यहाँ पर से बगुलों के पंख, ठीक है, दोनों ही है। दोनों की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले समरी देखते हैं छोटा मेरा खेत का। इन्होंने ना छोटा मेरा खेत कि आप अपनी कविता जो है ना उसके माध्यम से आप बताइए, जो पेज होता है ना, जो कविताओं का पेज है, ठीक है, कॉपी का पेज, उसे इन्होंने खेत से तुलना किया गया है। और जो कविता उन्हें लिखते हैं उन्हें बीज की तरह बताया कैसे बोया जाता है बीज, और कैसे वो फल की तरह निकलता है, वो चीज़ें यहाँ पर बताइए। मतलब कि तुलना किया गया है पेज के साथ, ठीक, खेत के साथ और जो पेज है उसके, ठीक है। इस कविता में खेत के जीवन की सिद्धांत प्रगति बताया गया है। बीज, आकांक्षाओं, संभाव और अथंड कठिनाइयों का प्रतीत है। कविता बताता है कि संघर्ष के बावजूद निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। यह परिश्रम, सकारात्मक सोच का संदेश देती है, ठीक है। इसके बाद चलो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर सिंपल है सारी चीजें। कविता में प्रयुक्त रूपक स्पष्ट कीजिए। देखो ये क्वेश्चन है रिलेटेड कितना ज्यादा इजी है एंड कितना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये सुधारना चाहूंगा, कृष्णा शोभती, भाई ये तो है ही नहीं चैप्टर में, मतलब क्लास 12 में आई थिंक नहीं है, ठीक है, मैंने देखा नहीं, गौर नहीं किया, बट आई थिंक नहीं है। तो भाई ये चीज़ें मिस्टेक बहुत ज़्यादा हुई है। पीडीएफ में दूंगा ना उसमें प्लीज़ सुधार लेना यार, पता नहीं क्यों अब तो विश्वास नहीं हो रहा है, एआई के ऊपर पूरा उठ जा रहा है विश्वास। तो कभी नहीं। छोटा कि मेरा खेत जो है उसके बारे में बताया, जीवन और सृजन का रूप बताया हुआ है। खेत में बोए गए बीज जैसे विचारों और प्रयासों का प्रतीक है। इस प्रकार खेत मानव जीवन और उसके कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे परिश्रम और फल के संबंध में यहाँ पर बताए गए हैं। फल वगैरह सारी चीज़ जो है कविता के माध्यम से यहाँ पर बताई गई है सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे हम बीज बोते हैं जैसे फसल निकलता है, वैसी कविता का जो शब्द है ना उनसे यहाँ पर नई कविता उत्पन्न होती है। और जो कविता होती है ना वही एक तरह से फल का कार्य करती है, ऐसा आप समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधड़ और बीज का रूपक, यहाँ पर दृश्य आपको बताना है, उसके बारे में, सॉरी दृश्य नहीं है यार, ठीक है, रूपक का दर्शाता है, क्या दर्शाता है वो बताना है। अंधड़ और बीज का जो रूपक है क्या दर्शाता है, तो लिखेंगे कविता में अंधड़ जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं का प्रतीक है। तो सिंपल से अंधड़ का मतलब एक तरह से देखा जाए तो भूकंप वगैरह जैसे आ सकता है एक तरह से, मतलब कि बाधाएं जो कि रोकती है, ठीक है, जो फसल वगैरह उसे बर्बाद करती है, वही चीज़ यहाँ पर आती है। जबकि बीज आकांक्षाओं, संभावनाओं और विचारों का क्या मार्गदर्शन मतलब दर्शाता है, विचारों को दर्शाता है। यहाँ पर आपको पॉइंट में लिखना है, यही एक दो पॉइंट, तीन पॉइंट आप बना के लिख सकते हो, सिंपल है, आप बना लिख सकते हो, ठीक है। कवि बताता है, चाहता है कि
कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी यदि हम प्रयास करते हैं तो सफलता जो है अवश्य मिलेगी। तो सिंपल सिंपल था, आप देख सकते हो। इसके बाद अगला यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्र का अक्षय पात्रा का क्या अर्थ है। इससे पहले आई थिंक ये मैंने बताया हुआ है, ये ने पहले ही कंप्लीट करा रखा है, ठीक है। आई थिंक ये मैंने करा रखा है, जिसका मतलब कभी समाप्त नहीं होना है, ये मैंने करा रखा है, तो इसे हम स्किप करते हैं। अगला यहाँ पर बढ़ते हैं। पता नहीं रिपीट कैसे हो गया है ये चीज़ें, ठीक है। ये ही सच में, चलो क्या, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन आ जाता है वो है रुबाइया, जिसे लिखा है फिराक गोरखपुरी ने, ठीक है, फिराक गोरखपुरी ने। एंड ये मुझे याद है तो चलो ठीक है, वरना भाई पता नहीं क्या होता, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर रुबाइया जो है उसके बारे में बताया है। रुबाइयों में घरेलू जीवन के साधारण लेख सुंदर दृश्य का चित्रण किया है। छोटे 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 क्षणों में छिपी खुशी, प्रेम और अपमान दर्शक है। या रचना जीवन की सादगी और मानवीय संबंधों की गहराई को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। आपने समरी यहाँ पास पढ़ ली। आप क्वेश्चन आंसर के बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पास है, लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह यहाँ पर दर्शाया हुआ है। लक्ष्य को बिजली की चमक, ये राखी वाला जो त्योहार है उसके यहाँ पर बताया गया है। जो एक बहन होती है ना, वो अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है, और राखी जो होता है ना उससे बहुत सारे बीच में जो एक काला रंग का वो होता है जो कि चमकदार होता है, और उसके बगल में बहुत सारी चीज़ें निकली रहती है, धागे धागे जो कि चमकदार, एकदम चमकदार होते हैं। और वो जो लेखक है ना, वो जब देखते हैं ना तो उसे जो काले बादल में चमकती बिजली होती है ना, उससे वो तुलना करते हैं, उन्हें वो महसूस होता है, इसलिए यहाँ पर बताया गया है। शायद राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक का कर उसकी सुंदरता और आकर्षण को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जीवन में कुछ क्षण बहुत चमकदार और यादगार होते हैं। यह उस ऊष्मा उपमा उपमा जीवन की अचंचला सौंदर्य को दर्शाती है। ये वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा। उपमा, मैंने ये वर्ड तो नहीं दिया था, ये को मैंने कुछ और दिया था, सिंपल दिया था यार। 2-3 जगह से मैं ढूंढ के देता हूँ, बट ये पता नहीं क्यों अपना भाई इस बार ना अच्छा प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट ही गलत दे रहा था मैं, ठीक है, कोई ना। बढ़ते भाई, टॉपिक कहाँ भटक रहे हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, घरेलू जीवन में बिंबों का यहाँ पास क्या है सौंदर्य यहाँ पर स्पर्श करना है। बिंब मैंने बता दिया था, बिंब क्या होता है। ऐसे जब कविता वगैरह पढ़ते हैं तो हमारे मन में जो चित्र उत्पन्न होता है ना, वही बिंब होता है। वो जो चित्र है बहुत टाइप के हो सकते हैं। दुखी वाले चित्र हो सकते हैं, अगर हम कोई ऐसे इमोशनल कविता पढ़ती है तो हमें दुखी होती है, मन में चित्र आता है। और कुछ प्रसन्नित वाले होते हैं, कोई नेचर के प्रति होता है, मतलब प्रकृति वाला होता है, बहुत सारे अलग अलग होते हैं। वो चीज़ बिंब यहाँ पर होता है। रुबाइयों में घरेलू जीवन में साधारण लेकिन सुंदर दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। इन बिंबों के माध्यम से परिवार को स्नेह, अपमा अपनापन और सहज जीवन शैली दिखाई देती है। यह साधारण जीवन की असली सुंदरता को उजागर करता है और पाठक के मन में अप ठीक से ये लिखा है अपनत्व, ठीक है, अपनत्व। मैं इसे एक बार गूगल करूंगा, मुझे इसका मीनिंग नहीं पता भाई, ठीक है, का भाव पैदा करता है। मैं तो अलग से लिखूंगा इसकी जगह। चलो ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगला यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है। बोरिंग लगने लगा मेरे को भाई, बोरिंग लगने लगा, बार बार गलती हो रही है, सुधारनी पड़ी है, बोरिंग लगने लगा है। कविता वाली जिसे लिखा है इसने तुलसीदास जी ने, और इन्होंने 2 यहाँ पास लिखा है, एक और लिखा है लक्ष्मण मूर्छित वाला जो चैप्टर है, जिसे रामायण जो है उसके 7वें काव्य आई थिंक कुछ चीज़ों से लिया गया है, ठीक है, तो उससे लिया हुआ है। उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले कविता वाली की बात करते हैं। कविता वाली में सिंपल सा यहाँ पास क्या है, जो पेट की आग होती है ना, भूख वाला, वो चीज़ें बताई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर सीतरवाड़ी के बारे में बताया हुआ है। इस रचना में क्या जीवन की गहरे सत्य प्रस्तुत किया गया है। सीतरवाड़ी और पेट की आग के माध्यम से कवि वाड़ियों के प्रभाव और भूख की पीड़ा को बताता है। तो इसलिए बताते हैं कि भूख सबसे बड़ी समस्या है जो मनुष्य की कठिन परिस्थितियों में भी क्या परिस्थितियों में डाल देती है, कठिन परिस्थितियों में डाल देती है। जैसे आपको पता है, आगे चैप्टर पढ़ा होगा तो जो तुलसीदास है उन्होंने बताया हुआ है कि भूख ऐसा चीज होता है ना, जिसके कारण लोग ना किसी भी हद तक चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है, मतलब कि रियलिटी भी है और कविता में भी है, कि अपने बेटी बेटियां जो बच्चे हैं उन्हें भी बेच देते हैं पैसों के लिए। और ये चीज़ें हुई है, काफ़ी जगह होती है, अभी भी होती है, हमें पता नहीं चलता उस चीज़ों के बारे में, बट होती रहती है, ठीक है। क्वेश्चन थे, सीतारवाड़ी में आग का क्या अभिप्राय है। तो सीतारवाड़ी में आग का जो अभिप्राय है वो सिंपल सही है, कठोर और प्रभावशाली जो सत्य है वही छिपा हो सकता है, वही चीज़ यहाँ पर है। तो के अनुसार सीतारवाड़ी में आग का अर्थ मीठे शब्दों में भी कठोर और प्रभावशाली सत्य छिपा हो सकता है। वाड़ी वाड़ी देखने में कोमल होती है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ही गहरा और तीव्र होता है, जो मनुष्य को प्रभावित कर देता है, ठीक है, प्रभावित कर सकता है, कर देता है। आप लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। सीतरवाड़ी का मतलब होता है, शीतल मतलब क्या है, एकदम शुरला, एक तरह से नॉर्मल कोमल, ऐसा मान सकते हो। वाड़ी का मतलब कि आवाज़ होता है, भाषा होती है, ठीक है, वाड़ी जो हमारी निकलती है, तो वही चीज़ है। तो सिंपल जो है वो बहुत ही
छोटा होता है, एकदम कोमल होता है, लेकिन वो प्रभाव डाल देता है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो आपने देखा होगा काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि एकदम नॉर्मल होते हैं, सिंपल होते हैं, बट वो जब बोलते हैं ना, तो उनका जो बोलने का स्टाइल होता है, ठीक है, स्पीकिंग वाला टिप्स होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाला होता है, और लोग जब सुनते हैं ना, उनको सुनते ही वो भी कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं भाई। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो उनके बारे में यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ते हैं। पेट की आग को भयंकर क्यों कहा गया है इसमें? तो पेट की आग को भयंकर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके लिए जो है ना, लोग हैं बहुत ज़्यादा काम करते हैं, पैसे कमाने के लिए, पैसे से भोजन ले सकें, इसलिए भोजन के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और कभी-कभी अपनी बेटी-वेटी को बेचने का नौबत आ जाता है, इसलिए यहाँ पास बहुत ज़्यादा वो को क्या भयंकर आग बोला गया है, मतलब भयंकर बोला गया है। और ये चीज़ें जो है, मतलब सभी भोजन के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, इसलिए सभी के सभी इसके लिए काम करते हैं, वो चीज़ आपको लिखनी है। और इसके बिना कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता, ठीक है? तो भूख और गरीबी मनुष्य को अत्यंत कष्ट देती है, यह व्यक्ति को किसी भी हद तक जाने में मजबूर कर देती है, इसलिए इसे सबसे बड़ी क्या है, खतरनाक आग कहा गया है। पॉइंट में आपको लिखना है, इतना लिखने से इनफ नहीं है, मैंने पहले बोला था। इसके बाद अगला यहाँ पास क्वेश्चन बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि नया चैप्टर आ जाता है, बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है? तो बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने एक ही चैप्टर लिखा है हमारे सिलेबस में, बहुत सारे चैप्टर हैं, बट हमारे सिलेबस में एक ही है। इन्होंने यहाँ पास जो बादल राग है, उसमें यहाँ पास बादल राग के बारे में बताया, मतलब बादल जो है उसके बारे में बताया। सिंपल सिंपल है, कहानी आपने पढ़ी हुई है। यह कविता में बादल का मानवीकरण, उनकी शक्ति और प्रभाव का चित्रण किया गया है। बादल की गर्जन, गति और रूपक के भय, आकर्षण दोनों ही उत्पन्न होते हैं। यह कविता प्रकृति की विशालता और उनकी अद्भुत शक्ति को दर्शाता होता है, ठीक है। सिंपल सिंपल है। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसका ये खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है, बादल राग में प्रगति, मानवीकरण और अटलिका का यहाँ पर आतंक भाव का यहाँ पर कारण जो है वो बताना है। उत्तर देते हैं, यहाँ पर आंसर देते हैं। कविता निराला में बादल में मानवीय गुण को देखकर उन्हें सजीव बना दिया है। मारुति की गर्जन और उनकी गति को इस प्रकार चित्रित किया गया है कि मानवों को क्रोधित और शक्ति व्यक्त होते हैं, ऊंचाई अटल पर उनका प्रभाव भय और अत्यंत हो जाता है, जिससे प्रकृति की शक्ति और भाव का अनुभव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड आपको ये समझ नहीं आया क्योंकि मैं पढ़ा था तो मुझे भी समझ नहीं आया, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मानवीकरण क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, ये अलंकार का एक पार्ट होता है। मानवीकरण मतलब ये सिंपल से ये होता है, जब प्रकृति की तुलना जब किसी ह्यूमन से की जाती है या किसी निर्जीव चीज़ से की जाती है, तो वहाँ पास मानवीकरण अलंकार आ जाते हैं। और वही चीज़ आपको बतानी है, इस कविता में जो बादल है ना, उनकी यहाँ पास प्रकृति जो है, बादल प्रकृति में आ जाती है, तो इंसानों के साथ एक तरह से तुलना की गई है। और वही चीज़ यहाँ पास बताइए मानवीकरण अलंकार के बारे में, कैसे उसमें तुलना की गई है, कैसे ह्यूमन के जैसे यहाँ पास अट्रैक्ट किया जाता है, वही चीज़ आपको बतानी है। बहुत ही सिंपल सा है, आपको टू द पॉइंट आंसर देखना है। एंड यहाँ पास हमारा जो ये जो था काव्य खंड वाला, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। एंड हमने पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सभी के सभी बता दिए। समरी मैंने आपको पूरा बता दी, जिससे हमारा जो चैप्टर है वो एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब इससे आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर क्वेश्चन आएंगे, बट आता भी है तो आप समरी आपको पता है तो एकदम अच्छे से हो जाएगा। एक दो बार आप और रिवाइज कर लेना। एंड लेक्चर देखना इनफ नहीं होता, मैं हर बार बोलता हूँ, मतलब हर बार तो नहीं, मतलब काफ़ी बार बोला है कि लेक्चर देखने से सब चीज़ नहीं हो जाता, आपको पूरा याद नहीं हो जाता। जब आप लेक्चर देखते हो तो ऐसा लगता है कि याद हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं बोलूँगा भाई गाइड उठाओ और चुपचाप ये जो समरी है वो एक बार रीड करो, ऊपर ऊपर से रीड करो, बट एक बार जोर से आपको रीड करनी है, ताकि आपको माइंड में बैठ जाए, आपको थोड़ी चीज़ें पता चल जाए। और कवि का नाम जो है जरूर से पढ़ लेना, ठीक है, सारी चीज़ें। एंड ये चीज़ें आप जरूर से कर लेना। एंड मेरा कैसे याद होता है, मैं आपको अपना टिप्स बताता हूँ। काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे आप कैसे पढ़ते हो। देखो, सबसे पहली बात तो मॉर्निंग में यहाँ पास मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। मॉर्निंग में बहुत सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ता हूँ। हिंदी अभी थोड़ा-थोड़ा कम कर दिया था, बट अब थोड़ा-सा और करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बनानी है मुझे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो इसके ऊपर मुझे ज़्यादा वीडियो बनाएगी, तो अब मुझे टाइम देना पड़ेगा हिंदी को। तो मैं क्या करता हूँ, सुबह के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में मैं हिंदी को जो है पढ़ लेता हूँ, और इवनिंग टाइम में मैं अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ लेता हूँ। और जो हिंदी मैंने सुबह पढ़ा होता है ना, रात के टाइम मैं क्या करता हूँ, रात के 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे मैं निकालता हूँ पीडीएफ बनाने के लिए, ठीक है। ये सभी पीडीएफ बनाने के लिए मैं निकालता हूँ, और फिर अपना जितना भी आंसर क्वेश्चन है वो एनालिसिस करता हूँ। पहले एनालिसिस करता हूँ, गाइड वगैरह से आंसर ढूँढता हूँ, उसके बाद मिलाने के बाद उसे एआई को देता हूँ, ताकि वो जो है सिस्टमैटिक चैप्टर वाइज जमा सके। और जैसे वो चैप्टर वाइज जमा लेते हैं, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट लेता हूँ पढ़ाना डायरेक्टली। और जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मेरा रिवीजन हो जाता है। तो यहाँ पास बेनिफिट क्या होता है, सबसे पहला बात देखो, सेल्फ स्टडी बात मैंने बोला था, सबसे पहले सुबह के टाइम, ठीक है, मॉर्निंग में मैंने एक बार पढ़ा, मॉर्निंग में पढ़ा, फिर मैंने क्या किया, इवनिंग के टाइम, मतलब रात के 2 घंटे, इवनिंग में ही 2 घंटे समझो, एनालिसिस किया मैंने, पूरा पीवाईक्यू देखा, क्वेश्चन रीड किया, फिर आंसर रीड किए। इसमें मेरा सेकंड बार रिवीजन हो गया, सेकंड बार रिवीजन हुआ। अब जैसे सेकंड रिवीजन हुआ, मैं रात को क्या करूँगा, उसका वीडियो बनाऊँगा, तो मेरे यहाँ पास थर्ड रिवीजन हो जाता है।
एक दिन में 3 बार रिवाइज़ हुआ और ये 3 बार जैसे होता है मैं कभी नहीं भूल पाता वो चीज़ को, ठीक है? और वैसे करके सारी चीज़ यहाँ पास रिवाइज़ हो जाती है और कंप्लीट हो जाती है। तो मैं बोलूँगा आप भी यहाँ पास 2 से 3 बार रिवाइज़ कीजिए एंड आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला कौन-सा टॉपिक चाहिए आपको जो है कमेंट में बता देना। सो हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पास कंप्लीट कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो यहाँ पास बता देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई करते रहो। सो तब तक के लिए बाय-बाय। अच्छे से पढ़ते रहो।